हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विषय भूगोल जो है उसके हम आपको एक एक करके पाठ्य पुस्तक के अंत में जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। आज का जो पाठ है पाठ संख्या 6 जल संसाधन, भारत लोक और अर्थव्यवस्था वाली भूगोल की जो पुस्तक है उसका छठा पाठ है। उसके प्रश्नोत्तर जो पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए हुए हैं वो बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतिहास, भूगोल, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इन सभी के प्रश्न मैं बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। जल किस प्रकार का संसाधन है? 4 ऑप्शन अपने पास में दिए हुए हैं। तो जल है वो पुनः काम में लिया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा घ, चक्रीय संसाधन। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गंगा। हो सकता है ये प्रश्न आपकी पुस्तक में नहीं हो, ये 2 प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं जो। तीसरा प्रश्न, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत के कुल वार्षिक वर्षा को दर्शाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, 4000। ये आपकी पुस्तक में प्रश्न मिलेगा। दक्षिण भारत राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग में कुल भौम जल संभाव्य से ज़्यादा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क, तमिलनाडु। ये रहा उत्तर क, तमिलनाडु। 5वां प्रश्न है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस सेक्टर में होता है? तो कृषि कार्यों में यानी सिंचाई होगा इसका सही आंसर क। इसके बाद में प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है और जल संसाधनों में कमी के लिए उत्तरदायी कारक बताने हैं। तो ये मैंने एक पैराग्राफ बताया है थोड़ा सा, उसके बाद में इसके प्रमुख 5 कारक बताए हैं। तो देखिए, भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। साथ ही उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि, घरेलू प्रदूषकों से प्रदूषित होता जा रहा है। इस कारण उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता कम होती जा रही है। अब इसमें आगे उत्तरदायी कारक भी पूछे हैं। तो कारक जैसे पहला है तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण, दूसरा प्रति व्यक्ति जल उपभोग में वृद्धि, तीसरा है कृषि में सिंचाई कार्यों में भूमिगत जल का तेजी से बढ़ता उपयोग, चौथा है बढ़ता जल प्रदूषण और 5वां है जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जन चेतना का अभाव। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक भौमजल विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु राज्य में भौमजल विकास सबसे अधिक इसलिए हुआ है क्योंकि इन प्रदेशों में कृषि अधिक की जाती है और कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलों को सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे गेहूं और चावल जैसी फसलें जिनमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, ऐसी फसलें इन प्रदेशों में उगाई जाती है। हरित क्रांति का शुभारंभ भी इन्हीं राज्यों से हुआ, तो ज़्यादा जल का उपयोग यहाँ करते हैं, इसलिए भौम जल की मात्रा भी इन राज्यों में, भौम जल के जो विकास है उनका सर्वाधिक उपयोग है वो इन राज्यों में हुआ है। तीसरा है, देश में कुल उपयोग किए गए जल में कृषि का हिस्सा कम होने की संभावना क्यों है? लगातार कृषि का हिस्सा कम हो रहा है, तो जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, भारत में औद्योगिकरण का आर्थिक विकास होने के साथ औद्योगिकरण का स्तर भी बढ़ रहा है और कृषि क्षेत्र है वो कम हो रहा है। नगरों के समीप की भूमि पर कृषि के अलावा अनेक आर्थिक गतिविधियों में भूमि उपयोग बढ़ता जा रहा है, तो कृषि भूमि कम हो रही है। तो कृषि भूमि कम हो रही है तो जल का हिस्सा भी कम होगा, है ना। और जनसंख्या बढ़ने से क्या है, घरेलू उपयोग और औद्योगिक कार्यों में ज़्यादा जल का उपयोग किया जा रहा है। अतः भविष्य में जल का उपयोग भी कृषि की अपेक्षा अन्य आर्थिक गतिविधियों में बढ़ने की पूरी संभावना है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, लोगों पर संदूषित जल, गंदे जल पानी के उपयोग के क्या संभव प्रभाव हो सकते हैं? विश्व बैंक विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत में 1/4 संक्रामक रोग है वो जल से होते हैं। संदूषित जल से होने वाली बीमारियां हैं वो है अतिसार, पीलिया, हैजा, रोहा, आंतों के कृमि आदि बीमारियां हैं वो हो जाती है। तीसरा प्रश्न 150 शब्दों में उत्तर देने वाला, देश में जल संसाधनों की उपलब्धता की विवेचना कीजिए और इसके स्थानिक वितरण के लिए उत्तरदायी निर्धारित करने वाले कारक बताने हैं। तो सबसे पहले धरातलीय जल संसाधनों के बारे में बताते हैं। तो भारत में धरातलीय जल संसाधनों की उपलब्धता के 4 स्रोत हैं, नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब। यह जल वर्षा के रूप में यानी वर्षण के विविध रूपों से, वर्षा है, बर्फ गिरना है, इन सब से प्राप्त होता है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल राशि की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है।
धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भूमजल से 1869 घन किलोमीटर जल की उपलब्धता है, जिसका केवल 60% यानी 1122 घन किलोमीटर का ही लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। भारत में होने वाली वर्षा में अत्यधिक सामयिक और स्थानिक भिन्नता पाई जाती है। कुल वर्षा का अधिकांश भाग मानसूनी मौसम तक संकेंद्रित है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, जो कि भारत का 1/3 क्षेत्रफल है, किंतु यहाँ कुल धरातलीय जल संसाधनों का 60% जल पाया जाता है। दक्षिण भारतीय नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनमें जल प्रवाह का अधिकतर भाग वो उपयोग में लाया जा रहा है, जबकि गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में ऐसा संभव नहीं हो पाया है। नदियों में जल प्रवाह उनके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार, जल ग्रहण क्षेत्र में भी वर्षा पर निर्भर करता है। भारत में नदियाँ और उनकी सहायक नदियों की कुल संख्या 10,360 है। 1,869 घन किलोमीटर वार्षिक जल प्रवाह होने का इनमें अनुमान है, जिसका केवल 32% यानी 690 घन किलोमीटर जल उपयोग लिया जा सकता है। अब भौमजल संसाधन के बारे में अगर देखें तो देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौमजल की मात्रा लगभग 432 घन किलोमीटर है। उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ भागों में नदी बेसिनों में भौमजल का उपयोग है वो अपेक्षाकृत अधिक है। भारत में जल संसाधनों के लिए स्थानिक वितरण के लिए उत्तरदायी कारक पूछे गए हैं, तो वो अब यहाँ 4-5 पॉइंट बताए हैं। पहला है वार्षिक वर्षा की मात्रा। इसमें भारत में प्राप्त होने वाली वार्षिक वर्षा भारत के जल ग्रहण क्षेत्र के आकार के साथ साथ इस क्षेत्र में धरातलीय जल और भौमजल की मात्रा को प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, आर्थिक विकास का स्तर। भारतीय क्षेत्र या प्रदेश के आर्थिक विकास का स्तर प्रत्यक्ष रूप से धरातलीय जल संसाधनों और भौमजल संसाधनों के उपभोग के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा पॉइंट है धरातलीय स्वरूप। जहां समतल मैदानी भागों में जलीय संसाधनों का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जाता है, जबकि जहां असमतल है, पठारी भाग है, पर्वतीय भाग है, वहां जलीय संसाधनों के उपभोग के सीमित अवसर ही उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न, जल संसाधनों का ह्रास सामाजिक द्वंद्वों और विवादों को जन्म देते हैं, उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाना है। तो इसका उत्तर है, जल एक नवीकरणीय चक्रीय प्राकृतिक संसाधन है जो कि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, किंतु पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल 3% भाग ही अलवणीय यानी लवण नहीं है, तो वो मानव के लिए उपयोगी है। 93% जल खारा है, लवण युक्त है, तो वो केवल नौ संचालन, मछली पकड़ने के अलावा प्रत्यक्ष उपयोग में मानव के पीने वगैरह में काम में नहीं आता है। पीने योग्य काम में जब प्रत्यक्ष रूप से पीने योग्य काम में खारा जल नहीं आता, तो अलवणीय जल की उपलब्धता भी स्थान और समय के अनुसार भारत में भिन्न भिन्न है। इसलिए इस दुर्लभ संसाधन के आवंटन और नियंत्रण को लेकर समुदायों, राज्यों और देश के बीच में द्वंद्व, तनाव, लड़ाई, विवाद जैसे चलते रहते हैं। क्या क्या विवाद है उदाहरण सहित बताना है। पहला है पंजाब, हरियाणा व उत्तर हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियों के जल बंटवारे को लेकर विवाद होता है। नर्मदा नदी के जल को लेकर के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों में विवाद रहता है। कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर के केरल, तमिलनाडु में, कर्नाटक में इनमें विवाद। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के लिए विवाद रहता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य भी, भारत और चीन के मध्य भी विवाद रहता है ना। तो अब ये प्रमुख विवाद हैं। इसके बाद में आप लिखेंगे जनसंख्या लगातार भारत की बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उपलब्ध जल औद्योगिक, कृषि, घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित होता जा रहा है, अतः उपयोगी शुद्ध जल संसाधनों की उपलब्धता है वो सीमित होती जा रही है। अगला प्रश्न है, जल संभर प्रबंधन क्या है? क्या आप सोचते हैं कि यह सतत पोषणीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। जल संभर प्रबंधन का संबंध मुख्य रूप से धरातलीय तथा भूम जल संसाधनों के कुशल और दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते वर्षा जल को विभिन्न विधियों द्वारा रोककर अंतःस्रवण, तालाब, पुनर्भरण तथा कुओं आदि के द्वारा भूम जल का संचयन और पुनर्भरण करना शामिल है। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक जल संसाधनों और समाज की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करना है। कुछ क्षेत्रों में जल संभर विकास परियोजनाएं पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने में सफल हुई है। जैसे तो कुछ उदाहरण बताए हैं, जैसे हरियाली जो कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास की एक परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन, वन रोपण, जल संभर विधि से जल का संरक्षण करना है। यह परियोजना जो है वो लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जा रही है।
इसके बाद में दूसरी जो है वो है नीरू मीरू। नीरू मीरू जल और आप। यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में तथा अरवारी पानी संसद है वो अलवर राजस्थान में लोगों के सहयोग से चलाई जा रही है, जिसमें जल संग्रहण के लिए संरचनाएं जैसे अंतःस्रवण, तालाब, जोहड़, ताल, इन सब की खुदाई की गई है और रोक बांध बनाए गए हैं। तमिलनाडु में तो घरों में जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना भी आवश्यक कर दिया गया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित रालेगांव सिद्धि एक छोटा सा गांव है जहाँ जल संभर विकास का एक जीवंत उदाहरण है। देश में लोगों को जल संभर विकास प्रबंधन के लाभों को बताकर उनमें जागरूकता पैदा करके जल की उपलब्धता को सतत पोषणीय विकास से जोड़ा जा सकता है। इसके बाद में समाप्त हुआ। धन्यवाद।